जय हिंद, नमस्कार बच्चों। आज की जो क्लास है हमारी पर्यावरण के अंदर जो कुछ क्वेश्चन हैं जो पारिस्थितिकी से संबंधित हैं वो कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये सभी स्टेट के जितने भी टेट के एग्जाम है सभी में आए थे, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, सभी जगह ये क्वेश्चन आए हैं और लगभग हर एग्जाम में ही ये रिपीट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, समझेंगे आराम से इसके अंदर। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा यह है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चन जो है उसके जब हमें समझ में ना आए ना तो उसको एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आता हुआ है लेकिन उसके जो हिंदी का जो वर्ड होता है वो टिपिकल होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के क्यों ना हो, लेकिन उसको जो है इंग्लिश में देख के वो समझ में आ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको इंग्लिश में क्वेश्चन देखता था टेट के एग्जाम में तो मैं उसको पकड़ लेता था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक नहीं है। अब ये जैविक घटक का मतलब क्या है? जैविक घटक का मतलब यहाँ पे यह है कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोलॉजिकल इसमें जान होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में जैविक घटक नहीं है जिसमें जान है। जैविक घटक है इसमें जान है, वो कौन सा है इसके अंदर? क्या वायु है? वायु में तो जान होती नहीं है। क्या जल है? जल में भी जान नहीं होती है। मृदा है? मृदा में भी जान नहीं होती है। प्लांट यानी कि पादप जो है इसमें जान होती है बच्चों। तो ये क्या हो गया, हमारा जैविक घटक हो गया, ठीक है। जैविक घटक क्या होता है? मनुष्य है, पशु है, जितने भी एनिमल है, पादप है, पेड़ पौधे हैं, ये सब जैविक घटक होते हैं, राइट। इसका आंसर क्या होगी आपका? पादप यानी कि प्लांट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? बच्चों अपमार्जक का मतलब क्या होता है? अपमार्जक को हम इसको आसान भाषा में जो पृथ्वी की सफाई करता है वो कौन है? सफाई करता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको स्कैवेंजर बोलते हैं इसको। तो अब एक बात देखिए, मान लिया कोई जंतु है, कोई एनिमल है, वो मर गया, या कोई पेड़ पौधा है वो कट गया, वो है सड़ रहा है, गल रहा है, है ना। तो कोई एनिमल शुरू शुरू में होता है तो उसमें वो स्मेल आती है, बदबू आती है 10-15 दिन तक। 10-15 दिन के बाद देखते हैं कि वो एनिमल की हड्डी बड्डी खाल वाल है वो सब गल जाती है। वास्तव में पता कौन गलाते हैं? वो गलाते हैं जो भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वो उसको गला देते हैं, वो खा जाते हैं, उसको वो खा के जो है वो उसको खत्म कर देते हैं। अब बहुत जरूरी भी है, कोई कुत्ता है, कोई गधा है, कोई भैंसा है, यदि मर जाए तो उसको पर्यावरण में विघटित होना बहुत जरूरी है, उसका डिकम्पोज होना, उसका अपघटन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे जीव जंतु जो कि सड़े गले मांस को जो है अपघटित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपघटक यानी कि डिकम्पोजर, या उसको बोलते हैं अपमार्जक भी बोलते हैं। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं स्कैवेंजर, बोलते हैं अपमार्जक। तो पक्षी भी नहीं है, पशु भी नहीं है, लेकिन जीवाणु और बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं पृथ्वी के अपमार्जक, ठीक है। यही व्यक्ति कोई चीज मर जाती है तो उस पर सड़ने का काम, खत्म करने का काम जो करता है वो कौन करता है? आपका जीवाणु और फंगस करता है आपका। बस समझ बच्चों, आगे चलते हैं। कौन जैविक कारक नहीं है? अब फिर वो जैविक कारक नहीं है, पहली बात जैविक का मतलब जिसमें जान होती है, और नहीं है पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखें, क्या पूछा? नहीं है। तो नहीं है। पेड़ पौधे जैविक कारक ये तो है, वो तो नहीं है पूछा है। जंतु एनिमल ये भी है, ये तो है ना जैविक कारक। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया फंगस ये भी है। चट्टान जो है ये जैविक कारक नहीं है। तो राइट आंसर होगा क्या इसका? चट्टान आंसर होगा। ध्यान रखें बच्चों, कई बार एग्जाम में चट्टान को उसने चट्टान ना लिख के उसने प्रस्तर लिखा है। उसने क्या लिखा है? उसने प्रस्तर। तो आपको प्रस्तर भी ध्यान रखना, चट्टान की जगह प्रस्तर, ये जैविक कारक नहीं है, ओके, है ना। इसको बोलते हैं रॉक, बोलते हैं इसको। इंग्लिश में भी पढ़ते रहना बच्चों अपने आप, दोनों उसमें लैंग्वेज में लिख दी है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन समझो बच्चों, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? बच्चों ऊर्जा का स्थानांतरण का मतलब होता है ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसके लिए ये कुछ समझते हैं बच्चों। देखिए एक भाई साहब थे जिनका नाम था लिंडमैन, नाम था उनका, लिंडमैन नाम था। क्वेश्चन आगे भी है, ध्यान रखना, ये है ना, आपको वहां पकड़ना पड़ेगा। लिंडमैन एक क्या थे? पर्यावरण शास्त्री थे। उन्होंने ये कहा था कि भैया सबसे ज्यादा जो जान होती है वो होती है किसमें? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों को बोलते हैं कि बच्चों उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उत्पादक, उत्पादक बोलते हैं। और बच्चों इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि प्रोड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? प्रोड्यूसर बोलते हैं इसको। तो प्रोड्यूसर जो बोलते हैं, इसको ध्यान रखें, इस प्रोड्यूसर को कौन खाता है? इसको खाते हैं कौन? शाकाहारी जंतु। जो भाई पेड़ पौधे कौन खाएगा? पेड़ पौधे शाकाहारी जंतु ही तो खाएंगे। तो उसको बोलते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर, हिंदी में बोलते हैं इसको प्राथमिक उपभोक्ता। मैं लिख रहा हूं पीसी यानी प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहा हूं।
इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं क्या, द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके बाद इसको जो खाते हैं बच्चों, अच्छा ये होता है प्योर शाकाहारी, क्योंकि ये क्या खाता है? पेड़ पौधे, जैसे क्या है हमारा, टिड्डा है, गाय है, ठीक है ना, टिड्डा हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गया, भैंस हो गई, ये सब शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये किसको खाते हैं? हरे पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं। अब ये कुत्ता हो गया, ठीक है, भेड़िया हो गया, ये किसको खाते हैं? ये खाते हैं किसको? इसको, बकरी को खाते हैं, है ना, मेंढक जो है टिड्डे को खाता है। तो मेंढक वेंढक जो हो गए, कुत्ता हो गया, ये किस में आ गए बच्चों? ये आ गए आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आ गए, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर को ये खाते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को। अच्छा ध्यान रखना, अगर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ तो दोनों को पकड़ने की कोशिश करना। और तीसरा जो होता है बच्चों, जो हमेशा और हमेशा किसको खाते हैं? वो हमेशा और हमेशा या तो इसको खाएंगे या इसको खाएंगे, और दोनों ही क्या है? ये दोनों ही एनिमल कैटेगरी में आते हैं ये। तो ये क्या होते हैं? ये मतलब प्योर मांसाहारी होते हैं, बिल्कुल मांसाहारी, जिसके जिन्हें रह नहीं सकते। जैसे क्या हो गया आपका? शेर हो गया बच्चों, ये चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, ये मांसाहारी हो रहे हैं, मर जाएंगे, घास नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे। ये हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर खाते हैं। इसको बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीय उपभोक्ता। अब लिंडमैन भाई साहब ने क्या कहा था? मान लिया लिंडमैन ने कहा था कि भैया इसके पास जो जितने पेड़ पौधे हैं, मान लिया एक पेड़ के अंदर एनर्जी है। क्या है उसमें? एनर्जी। एक पेड़ के अंदर, क्या एक जंगल में जितने पेड़ उन सब पे एनर्जी है, उसको हमने मान लिया कितना? मान लिया 100, मान लिया 100, मान लिया। और यदि कोई प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता इस पेड़ को खाएगा, तो जितना पेड़ खाया है, जितना पत्ते खाया है, जितना खाना खाया, उसको हमने 100% एनर्जी मान ली। जितना अब उस 100% एनर्जी का जो प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राथमिक उपभोक्ता में पहुंचेगा, वो पहुंचेगा कितना? 10% ही पहुंचेगा एनर्जी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है, यानी द्वितीय उपभोक्ता जो है, वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा, तो इसके पास इसके पास क्या जाएगी? 10% ही एनर्जी जाएगी, 10%। ठीक है, क्या आएगी? 10%। अब ये जो खाएगा टर्सरी कंज्यूमर, इसके पास इसको खाएगा या इसको खाएगा, किसी को भी खाएगा, इसके पास क्या जाएगी बच्चों? 10% की एनर्जी जाएगी इसके पास। कितनी? 10% की एनर्जी। यानी कि नीचे नीचे जैसे जाएंगे हम, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा? 10% ही एनर्जी जाती जाएगी हर उसमें। जितनी इसके पास है 10%, जितनी इसके पास है उसकी 10% इसके पास, जितनी इसके पास है उसका 10% इसके पास। तो यहां पर ये वाली, अच्छा एक बात और बता दूं, क्वेश्चन आगे मिलेगा। इसी को बोलते हैं, जैसे ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया, ये किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। दूसरी बात क्या हुआ? ये एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा में जा रही है, यदि ये एक क्या चेन है, ये क्या बच्चों? एक यहां से नहीं, चेन है। चेन का मतलब क्या बच्चों? श्रृंखला है। क्या है ये? चेन है। चेन को ध्यान रखना, एक खाद श्रृंखला आती है, खाद जाल आता है, उसमें अंतर होता है, खाद जाल में अंतर होता है। ये एक चेन है, तो यहां ऊर्जा का हस्तांतरण एक दिशा में हो रहा है या बहु दिशा में? एक ही दिशा में हो रहा है या कई अनेक दिशा में हो रहा है? तो एक दिशा में हो रहा है। तो ध्यान रखिए, ये चेन है। एक चेन के अंदर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है, वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही दिशा में होता है। तो बच्चों यहां पे ये पूछा है कि एक मेंढक, यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है, बच्चों टिड्डा होता है शाकाहारी, तो टिड्डा शाकाहारी होता है, तो किसमें रखेंगे? यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर रखेंगे, यानी शाकाहारी होता है टिड्डा। टिड्डे बोलते हैं कि ग्रास होपर, यानी कि क्या है? ग्रास होपर। इसको कौन खाता है? मेंढक खा रहा है बच्चों। मेंढक को बोलते हैं क्या? फ्रॉग। फ्रॉग जो हो गया वो क्या हो गया? हमारा द्वितीय उपभोक्ता हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो किसको खा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। अब ये तो ऊर्जा का हस्तांतरण कहां से कहां होगा? तो यहां से यहां हो रहा, नहीं हो रहा? पीसी से एससी में, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये आंसर ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में हो रहा है ऊर्जा का क्या हो रहा है? स्थानांतरण। यदि एक मेंढक ग्रासहॉपर को खाता है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो अभी इससे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, ध्यान रखना। अब ये आता है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण होता है? बच्चों सांद्रण का मतलब होता है क्या? मात्रा। इसे डरना मत ना आप। सांद्रण का मतलब क्या होता है? मात्रा सबसे ज्यादा किसमें होती है? हमारे वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल या पर्यावरण के अंदर। तो मात्रा किसकी होती है बच्चों? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। लेकिन वो तो क्या पूरा सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक पूछा है, तो आंसर इसमें क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन इसका आंसर होगा। राइट, बात समझ आ गई? तो सबसे ज्यादा मात्रा यानी कि सांद्रण किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। बच्चों यहाँ पे यह निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? अब पारिस्थितिकी तंत्र किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं बच्चों।
इकोसिस्टम वो होता है जहां पर पेड़ पौधे भी हो, जल भी हो, तालाब भी हो, पशु पक्षी भी हो, पेड़ पौधे भी हो। तो बच्चों आप एक बात बताइए, रेगिस्तान में क्या जंतु होते हैं? बहुत कम होते हैं, पेड़ पौधे नहीं होते। वनों के अंदर वन होते हैं, ठीक है, और पशु पक्षी और जब जंतु होते हैं, लेकिन पूरा पढ़ो सबसे बड़ा पूछ रहा है वो, सबसे बड़ा। कृषि भूमि छोटी भी हो सकती है भाई, अगर देखा जाए तो। अगर सबसे जो है पृथ्वी तो बहुत कम है, जहाँ स्थल तो बहुत कम है, सबसे ज्यादा क्या समुद्र है। और समुद्र के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं बच्चों, मछलियां भी होती है, जंतु भी होते हैं उसके अंदर, है ना। पेड़ पौधे भी होते हैं प्लावक के रूप में, फिर या प्लैंक्टन के रूप में होते हैं, ये अलग वर्ड है, बताऊंगा मैं आपको। ये भी होते हैं उसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा आपका? समुद्र है, सबसे ज्यादा बड़ा ये है। आगे चले बच्चों। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन गलत हो गया, इसको मैं, ठीक है, सातवां क्वेश्चन गलत हो गया, इसको गलत हो गए। आगे चलते हैं। अगला है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के रा कौन से हैं? बच्चों रा का मतलब यहाँ आर, सब ये एग्जाम में आर के नाम से आया है। अब रा असल में क्या होता है? देखिए, हमें यदि पर्यावरण के अंदर प्राकृतिक चीज है, उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको हम एकदम जल्दी जल्दी खर्च करेंगे, उसको खत्म हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी एक दिन। तो सबसे पहली बात तो क्या करना, उसका कम से कम उपयोग करना ही है। कम से कम उपयोग को बोलते हैं क्या? रिड्यूस है। रिड्यूस माने होता है कम, कम उपयोग करना है। रिड्यूस करना चाहिए, कम उपयोग करना चाहिए। तो रिड्यूस स्पेलिंग किससे होती है बच्चों? आर से, यानी कि कम उपयोग, आर से। फिर उसके बाद जितना आपने यूज कर रहा है उतना आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से। जल का संरक्षण करो, जितना जल खर्च करा उतना जल का संरक्षण भी करो। जितने पेड़ खत्म करें उतने पेड़ अब लगाओ भी, यानी कि रीयूज करो उसको, वो सॉरी, यानी कि रिसाइकिल करो उसको। तो रिसाइकिल की स्पेलिंग किससे होती है बच्चों? ये भी आर से होती है। उसके बाद फिर दोबारा आप उपयोग करिए, यानी कि रीयूज करिए। क्या करिए आप? रीयूज, दोबारा उपयोग करिए, रीयूज, ये भी आर, रीयूज। रिड्यूस, रीसाइकिल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ये क्या हो गए? 3 आर हो गए। अब देखो इसमें आंसर है बच्चों 3। पहली बात तो कम उपयोग करो, फिर रिसाइकिल करो, फिर रीयूज करो, फिर कम उपयोग, रिड्यूस करो। इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? आप सी आंसर हो गया। बाकी देख लेना, बाकी इसका आंसर नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अगला है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। बच्चों मानव को जिंदा रहना है, पहली बात तो आपको प्राथमिकता क्या? मानव को अपने आप को सर्वाइव करने की। अब मानव जिंदा कब रहेगा? मानव जिंदा जब ही रहेगा जितना वो जिंदा रहना चाहता है, जितनी उसकी इच्छाएं हैं स्वस्थ रहने के लिए, उतना पेड़ पौधे पर्यावरण को सुरक्षित रखे। वो जितना पर्यावरण साफ होगा, स्वच्छ होगा, बढ़िया होगा, उतना मानव जिंदा रहेगा। तो ये क्या है? एक धनात्मक संबंध हो गया, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि क्या हो गया? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब ये हो गया बच्चों कि जितना पर्यावरण अच्छा होगा, प्लस में होगा, उतना ही मानव भी प्लस में रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है? लाभ। जितना पर्यावरण को लाभ होगा उतना मानव को लाभ होगा। तो मानव और पर्यावरण का संबंध जो है वो कैसा है? हमारा धनात्मक संबंध है। समझ में आ गई? आगे चले। ठीक है बच्चों। अगला है, किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव पादप होते हैं, क्योंकि देखिए प्रथम कड़ी जो है, प्रथम कड़ी किसी खास श्रृंखला के अंदर, खास श्रृंखला का मतलब यहाँ पे होता है, मैंने बताया था अभी आपको। सबसे पहले होता है क्या? सबसे पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर, उत्पादक, पेड़ पौधे। फिर क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। फिर क्या होता है बच्चों? टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। अब इसमें लिखा है कड़ी सदैव हरे पादप क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश से CO2 को स्थिरीकृत कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे रिलीज गलत लिखा है थोड़ा सा, ये है ना, ठीक है, रिलीज नहीं करते बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं। तो वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय जो CO2 है, CO2 क्या होता है? जो हम CO2 छोड़ते हैं, अगर वो CO2 बच्चों अगर वातावरण में ऐसे ही रही तो इंसानों को कितना नुकसान होगा? क्योंकि CO2 तो हमारे किसी काम की है ही नहीं, बल्कि CO2 और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो तो और पर्यावरण को यानी ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। तो इसका खत्म होना बहुत जरूरी है CO2 को। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पेड़ पौधे में सूर्य का प्रकाश आता है और CO2 आता है, क्लोरोफिल होता है, इन सबसे खाना बनाते हैं और CO2 को क्या स्टेबल कर देते हैं। यानी कि जितनी स्टेबल का मतलब जितनी हम CO2 छोड़ेंगे वो बढ़ेगी नहीं, वो पेड़ पौधे उसको क्या कर लेते हैं? एब्सॉर्ब करके उतनी ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, यानी कि एक स्टेबलाइजेशन हो जाता है, यानी कि एक स्थिरीकृत हो जाता है। तो इसीलिए खास श्रृंखला में सबसे जो आगे रखा गया है वो किसको रखा गया है? हरे पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि प्रकृति के अंदर, वातावरण के अंदर जो CO2 होती है उसको ये एब्सॉर्ब करके, उसको ये यूज करके उतनी ही मात्रा में बने रहने देते हैं, CO2 को ज्यादा बढ़ाने नहीं देते। शर्त यह है पेड़ पौधे की मात्रा होनी चाहिए। अब पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तो स्थायीकरण नहीं होगा CO2 का, तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए CO2 को स्टेबलाइजेशन के लिए यानी कि स्थिरीकृत के लिए जरूरी होता है पेड़ पौधे लगाना। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? हमारा सी आंसर हो गया। बात समझ गए बच्चों? आगे चले।
ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में, बच्चों यहां आप पढ़ोगे ना तो ऐसा में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आपको लगेगा कि इसके अंदर सब ठीक है, लेकिन इसमें एक गलत है। एक गलत होने की वजह से दो में से सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर आपको देखना है। अब ये है पर्यावरण अपघटन, यानी पर्यावरण नष्ट हो रही है, खत्म हो रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए भूस्खलन हो सकता है कि लैंडस्लाइड जो होता है वो होता है, अभी इससे पहले पूरे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। वनों में अग्नि की दुर्घटनाएं ये नहीं होती बच्चों। पर्यावरण अपघटन यानी कि जब मान लिया पर्यावरण अपघटन हो रहा है, पर्यावरण के अंदर घटन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आप पेड़ पौधे काट रहे हैं, पशु पक्षियों को नष्ट कर रहे हैं। पेड़ पौधे मान लीजिए, आप किसी एक को मान लीजिए, पेड़ पौधे को आप काटेंगे तो अग्नि का कोई सवाल पैदा नहीं होता, आग का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता यहाँ पे, है ना। पेड़ पौधे काटने से भूस्खलन होता है, लेकिन बाढ़ और सूखा ये शाखा नहीं है बच्चों, सूखा है, गलत हो गया, ये ठीक कर लेना अपने आप। ठीक है, अभी आगे चल के जो है गलती नहीं होगी, अभी थोड़ा बहुत ये है शुरुआत है तो गलती हो जा रही है। जब पीडीएफ बन गई तब याद आया, अरे शाखा रह गया, अब पीडीएफ में तुम्हारा करेक्शन करने में समस्या आ जाएगी। तो बाढ़ और सूखा आपने याद करो, 7वीं क्लास में थे आप, वो वनों के जो दोहन से जो समस्या आती थी सबसे बाढ़ की और सूखे की, क्योंकि बच्चों मान लो ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ पर से, पेड़ नहीं होंगे तो पानी प्लेन में तेजी के साथ आएगा और तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अगर पेड़ है बीच में तो वो पेड़ जो है क्या बाढ़ को रोक लेंगे, अब पेड़ ही नहीं है, यानी पर्यावरण अपघटन हो रहा है, तो बाढ़ और सूखा सबसे ज्यादा समस्या आती है। ठीक है, भूस्खलन भी आंसर इसका, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, बाढ़ और सूखा, ये तो है ही नहीं इसका, उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पर्यावरण की समस्या नहीं है। देखो समस्या नहीं है पूछा है, इसको ध्यान रखना, यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जल का विनाश ही तो समस्या है, भूमि अपरदन यानी कि भूमि का ऊपर से खत्म हो जाना, वो बह के चले जाना, ये भी समस्या है। वनों की कटाई बच्चों ये भी समस्या है, लेकिन जल का संरक्षण ये तो अच्छी बात है, ये समस्या नहीं अच्छी बात है, तो नहीं है, तो ये समस्या नहीं है बच्चों, जल की संरक्षण समस्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है। बात समझ में आ गई आप, ठीक है आगे चलते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन ये है, स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूक लाने के लिए छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। अब बच्चों एक बात बताइए, आप मान लिया बच्चों को आपको पर्यावरण के बारे में बताना है, तो किताबों से बताना क्या उचित रहेगा, या उसको उसी स्थान पे ले जाकर जहां पर कोई समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है वहां पे ले जाओ बच्चों को, और बच्चों को ले जाने के बाद वहां पेड़ लगवाइए, या यहाँ पे जो भी समस्या है ना जागरूक करिए, जागरूक करने के बाद और बच्चों को और किसी गांव को या किसी शहर को जागरूक करेंगे। अब आज की तारीख में क्या है, हमारे अगर स्कूल एजुकेशन में देखोगे तो एकेडमिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है, पर्यावरण के अच्छे अच्छे चैप्टर रंगीन रंगीन चित्र दे देंगे, लेकिन बच्चे उस पर्यावरण के अंदर उस पर्यावरण के बारे में जो सीखते हैं उसको बाहर जाके अप्लाई नहीं करते, वो उसको तो बाहर जाके अप्लाई कब करेंगे, जब वह पर्यावरण में एक विषय ये भी हो, यानी कि एकेडमिक जो सिलेबस होता है आपका, जो कुरिकुलम होता है, सिलेबस जो होता है, उस सिलेबस से अलग हटके बच्चों को बाहर ले जाओ। हालांकि देखो बीएड में कराते भी आपको, बीएड जाओ या बीटीसी करा होगा आपने, तो टूर ले जाते हैं, ऐसे ही बच्चों को क्या है बाहर ले जाना चाहिए। और वो पढ़ाई जो कहलाएगी वो कहलाएगी नॉन अकेडमिक, क्योंकि अकेडमिक पढ़ाई क्या होती है, अकेडमिक किताबों में सिलेबस के अकॉर्डिंग उसे अकेडमिक पढ़ाई बोलते हैं, लेकिन नॉन अकेडमिक क्या होगी, यानी कि उससे अलग हटके आप बच्चों को बाहर ले जाओ, पर्यावरण संबंधित जो भी समस्या है उनको बताओ, प्रत्यक्ष रूप से दिखाओ, और उसके बाद उसके समाधान के लिए बच्चों से कहो, बच्चों समाधान भी करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे यह है बच्चों खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों खेल प्रतियोगिता से क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे, परीक्षा के माध्यम से परीक्षा में अंदर लाएगा कुछ नहीं कहेगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन पाठ्यक्रम में ऐसा बदलाव हो जिससे गैर शैक्षिक को यहाँ बोलते हैं नॉन अकेडमिक, जिसमें उसमें बच्चों में क्रिएटिव एक्टिविटी हो उसके अंदर, और उसके कारण से वो शामिल करें उसको, जो समस्या है उसको शामिल करके उसके अंदर एक बदलाव लाया जा सकता है। समझ रहे इसको, ठीक है, समझा दिया है मैंने आपको। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। बच्चों देखो आप कहोगे सब परिवार, देखो क्वेश्चन देख के समझा जाता है, इस चारों में आपको ऐसा लगेगा कि पर्यावरण के अंदर भूमि तो आती है, सर समुदाय कहां आता है, धर्म कहां आता है, परिवार कहां आता है। अब इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको आंसर देखना है, जो ज्यादा संभव आंसर है। देखिए परिवार से बनता है समुदाय, और समुदाय कहां रहता है, पृथ्वी में रहता है। ये कहीं ना कहीं अब आपको देखना पड़ेगा, ये तीनों एक चीज मान के चलो, यानी कि इसमें एक दूसरे रिलेटिव है, लेकिन धर्म से कोई मतलब नहीं है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, मुस्लिम है, पारसी है, इससे क्या मतलब है इससे पर्यावरण के बारे में। हाँ परिवार बढ़ेगा या छोटा होगा, समुदाय बढ़ेगा छोटा होगा, उससे भूमि पर असर पड़ेगा, भूमि कम होगी अधिक होगी, भूमि कम या अधिक होने के कारण से दोहन अधिक होगा या दोहन कम होगा, उससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, ना कि धर्म से। देखो ये क्वेश्चन यार समझने का है, ये रीजनिंग वाला होता है, ज्यादातर रीजनिंग टाइप की पढ़ाई सबसे ज्यादा
कौन अलग है इनमें से, तो अलग कौन सा, आपका धर्म अलग है, तो ये घटक नहीं है पर्यावरण के बारे में। बात समझ आ गई बच्चों? अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? बच्चों जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रीन ओलंपियाड एक प्रतियोगिता होती है। इसमें क्या होता है, पर्यावरण संबंधित जागरूक बातें बताई जाती हैं। ग्रीन ओलंपियाड नामक एक क्या होता है प्रतियोगिता होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अब देखिए पर्यावरण क्या आते हैं, पेड़ पौधे जंतु आएंगे, रिश्ते नाते भी आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, रिश्ते नाते कहाँ आते हैं इसके अंदर, समझे? लेकिन पर्यावरण के अंदर मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी तो आते हैं बच्चों। यहाँ पे समझो, मकान, भाई मकान आप बनाओगे तो किसी जगह को खोदोगे, दोहन करोगे, मिट्टी लाओगे, पेड़ पौधे काटोगे, ये सड़कें बनाओगे या पूजा स्थल बनाओगे, तो बच्चों इन सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं दोहन ही हो रहा है, चाहे इनके कार्य से पर्यावरण का, लेकिन है तो पर्यावरण के अंतर्गत। एक शब्द तो जुड़ गया है पर्यावरण, है ना। संस्कृति नाते, संस्कृति देखिए, संस्कृति देख लीजिए, कितने सारे ऐसे आंदोलन भी चले हैं, चाहे वो आपका चिपको आंदोलन हो, है ना, अपीको आंदोलन हो जो साउथ में चला था। तो ये सब क्या एक कल्चर है, उन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। चाहे राजस्थान में चला आपका सबसे पहला चिपको आंदोलन तो राजस्थान में चला था, मैं आपको बताऊं, है ना। ये तो उत्तराखंड वाला तो बाद में चला है, शुरुआत तो राजस्थान से हुई थी चिपको आंदोलन की, लेकिन उत्तराखंड वाला, यूपी का उत्तराखंड का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आएगा उसके अंदर, ठीक है, चिपको आंदोलन, है ना। और राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर बिश्नोई साहब थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था चिपको आंदोलन को। अप्पिको आंदोलन भी था, कहां पर, ये साउथ में था। तो यहाँ पे ये भी है और पेड़ पौधे भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, अब दो आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, तो दो में से एक, यानी अब ये भी है बच्चों, रिश्ते नाते और संस्कृति में बताया भी, संस्कृति सब कुछ है। तो मकान बनाओगे, सड़क बनाओगे, पूजा स्थल बनाओगे, रिश्ते नाते, कल्चर, पेड़ पौधे जंतु, ये सब किसमें आते हैं, पर्यावरण के अंदर आते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो गया। अगला आंसर आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि पिरामिड क्या होता है बच्चों, पिरामिड ये होता है, मान लिया पिरामिड ये होता है कि ये एक पिरामिड होता है ना, जब मिस्र में पिरामिड होते हैं, होते हैं इजिप्ट जो होता है, इजिप्ट होते हैं, अभी जानते ही होंगे आप, अभी युद्ध हुआ था किसके, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, तो इजिप्ट यानी कि मिस्र ने ही मध्यस्थता निभाई थी, उन्होंने ही युद्ध रखवाया था, उन्होंने कहा था भैया आपस में मत लड़ो, समझे, एकदम भाई भाई बनकर रहो। तो यहाँ पे क्या है, ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड देखो ऊर्जा के पिरामिड बनते हैं बच्चों। ये चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने क्लियर वहां पर, मतलब मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया, मैं याद आ गया मुझे, तो ये भी क्लियर कर दूंगा मैं आपको। तो तीन प्रकार के पिरामिड बनते हैं, संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, भार यानी कि वेट के आधार पर, और एक होता है ऊर्जा के आधार पर, पिरामिड बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा पिरामिड उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। बच्चों ये सीधा है, अगर उल्टा बात है तो उल्टा बोलते हैं बच्चों, कैसे बोलते हैं उल्टा, ऐसे उल्टा बोलते हैं। पहली बात तो कहीं पर भी, अब इन दोनों चीजों में हमें क्या फील करनी है, हमें फील करना है, मैंने क्या भरना है आपको, एक तो भरना उत्पादक भरना, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे भरने हैं बच्चों, ठीक है, उत्पादक। और क्या बनना है इसके अंदर, प्राइमरी कंज्यूमर बनना है। क्या बनना है, जो प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं, और जो इसको खाएंगे वो कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता, और जो इसको खाएंगे वो कहलाएंगे टर्जरी कंज्यूमर यानी तृतीय उपभोक्ता। इन सबको भरना होता है पिरामिड के अंदर, लेकिन शुरुआत नीचे से ही करते हैं हमेशा। कसम खा लो, कसम खा लो, चाहे यहां से चाहे यहां से, शुरुआत कहां से करते हैं, नीचे से ही शुरुआत करेंगे। अभी मैं चैप्टर अलग पढ़ाऊंगा, तो अब एक बात बताइए, मैंने यहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं भी। अब इस एक बात बताइए, सबसे ज्यादा ऊर्जा मैंने बताया था, लिंडमैन ने ये कहा था सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगी, पेड़ पौधे में होती है ना, 100% सबसे ज्यादा। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में 10% जाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर में से 10% जाती है, और टर्सरी कंज्यूमर तृतीय उपभोक्ता में तो 10% जाती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां हुई बच्चों, पेड़ पौधे में हुई। तो इन दोनों से ये दिखाओ कि सबसे ज्यादा ऊर्जा भरने के लिए मुझे कौन सा प्राइवेट यूज करने पड़ेगा। अगर मैं यहां करता हूं, तो अगर मैं हिमालय यहां कर दिया तो कम क्षेत्र दिखाएगा, वो ज्यादा वाला दिखाना है तो ज्यादा ये वाला यूज करेंगे, इसमें ये ज्यादा एयर हुई। और शुरुआत कहां से करते हैं, हमेशा नीचे से, और शुरुआत नीचे से करते हैं, वो भी कहां से, उत्पादक से करते हैं, हमेशा उत्पादक से करते हैं। अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसके बाद में एक पूरा ये प्राइवेट के बारे में चैप्टर बताऊंगा, बहुत आसान है, हलवा चैप्टर है एकदम, समझे, परेशान मत होना। इसके बाद किसके पास जाएगी बच्चों, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर कहां जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, सबसे कम कहां जाएगी, टर्सरी कंज्यूमर के पास। तो अब ये बताइए, तो ऊर्जा का पिरामिड ये सीधा बना, उल्टा बना, सीधा बना, क्या सीधा। पहली बात तो रट लो, ये सर्वे सर्वा आंसर है कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, पहली बात तो,
लेकिन मैं समझा दिया मैंने, और बाकी समझ में जब आएगा, जब मैं इसके बारे में क्लास लूंगा तब आपको बताऊंगा, व्हाइट बोर्ड पे क्लास लूंगा इसकी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, अब ये आता है आपका कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये हार्ड दे रखा है, लग रहा है आपको, भाई इसमें कहा प्रकृति में और सामाजिक संस्कृति, सामाजिक यानी कि मनुष्य, उसकी संस्कृति, उसका कल्चर के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या आपस में अंतःक्रिया कोई है, क्या कोई इंटर रिलेशन है, बिल्कुल है भाई। समाज और संस्कृति मनुष्य से बनता है, और मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहता है, और प्रकृति पर क्यों निर्भर रहता है, क्योंकि वो सब भोजन प्राप्त करता है कार्य के माध्यम से, उसका और प्रकृति का दोहन करके अपने घर का निर्माण कार्य करता है, और वनों की कटाई करता है, लकड़ी लकड़ी यूज करता है, चाहे घर बनाने में चाहे खाना बनाने में। तो बच्चों, इस प्रकृति का और सामाजिक सांस्कृतिक का पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है, उपरोक्त सभी शिकार, वनों की कटाई, निर्माण कार्य दोनों यानी कि निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, इन सबका दोहन करके ही वो एक अपने जीवन क्रिया वह आगे चलाता है। तो अंत संबंध क्या है, उपरोक्त सभी है, सभी। बात समझ बच्चों, इजी आसान है बहुत ही। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र क्या है, लो जी साहब, पारितंत्र है बच्चों, ये है आपका पारितंत्र का मतलब। चलो इसको मैं करता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है बच्चों। यहां पे ये है पारितंत्र का मतलब, यहां पे ये हो गया कि ये आपका क्या है, एक तालाब है, तालाब के पास में क्या है, मछली मछली जल वल सब कुछ है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, सांप है, छिपकली है, मछली है, शेर है, हाथी है। जानते हैं कि ये पेड़ पौधे जितने भी जंतु हैं, इसमें शाकाहारी जंतु हैं, शाकाहारी जंतु होंगे तभी तो मात्र जिंदा रहेंगे। और शाकाहारी क्यों जिंदा रहेंगे, शाकाहारी जिंदा रहेंगे क्योंकि वो पेड़ पौधे खाते हैं, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे क्यों जिंदा रहेंगे बच्चों, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो खाना बनाते हैं। इसलिए प्राथमिक स्रोत जो है ऊर्जा का पारितंत्र के अंदर, या पारितंत्र को बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम। बच्चों ये इकोसिस्टम है, एक अगर इकोलॉजी, वो उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी बोलते हैं, वो अलग वर्ड है दोनों में सिमिलरिटी लेकिन अंतर है, पारितंत्र और पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, इकोलॉजी के बारे में मैंने बताया है, चैप्टर मैंने पढ़ाया है, दूसरा तीसरा लेक्चर है, बहुत अच्छे से बताया, बार बार घोट घोट के। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या बच्चों, सूर्य का प्रकाश है आपका। अब आता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग ट्रांसफर होता है। अरे इजी है, बताया लिंडमैन भाई साहब ने बताया था, कितना 10%। ओके, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक जो है वो कौन सा है, प्राकृतिक प्रमुख घटक कौन सा है, प्रमुख घटक प्राकृतिक पर्यावरण का। बच्चों एक बात बताओ, सभी जीव क्या पर्यावरण में आते नहीं आते, बच्चों आते हैं पर्यावरण के अंदर। क्या सभी जीव भू आकृति कारक, यानी भू आकृति नदी, भू आकृति नदियों की आकृति, पहाड़ों की आकृति, प्लेन यानी कि मैदानों की आकृति, पठारों की आकृति, ये सब पर्यावरण में आते हैं नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जलवायु कारक यानी कि आंधी है, तूफान है, वर्षा है, जाड़ा है, ठंड है, गर्मी है, वर्षा ऋतु है, ये सब पर्यावरण में आते हैं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये सब जो है, ये सभी क्या है, प्रकृति पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ओके, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। अब देखिए पर्यावरण देखिए, हम पृथ्वी की बात करना है, पर्यावरण की। पृथ्वी पे क्या वायुमंडल भी है, चलो साहब पृथ्वी वायुमंडल है, मानव भी है, ये देखो ये मानव भी है, जल मंडल भी है, यानी कि क्या है, तालाब भी है। सौर मंडल कहां है पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सोच, अभी मंगल ग्रह इधर है, समझे, सूरज, अगर वरुण है, अरुण है, प्लेटो तो खत्म कर ही दिया। ये सारे दो ग्रह हैं, ये तो पृथ्वी के वातावरण से बाहर है। तो पृथ्वी के में अगर पर्यावरण अध्ययन की बात करी जाए बच्चों, तो वो क्या हुआ, जलमंडल भी है, मानव भी है, वायुमंडल भी है। लेकिन ये पूछा कौन नहीं है, तो सौर मंडल नहीं है। हालांकि आपको बताऊं, सौर मंडल का अध्ययन तो सौर मंडल का चैप्टर दे रखा है पर्यावरण अध्ययन के लिए, लेकिन इन तीनों में देखा जाए तो पृथ्वी पर समझने वाली बात है, ये सब चीज जरूरी है, सौर मंडल का कोई मतलब नहीं है। ये आंसर उसका हो गया, ठीक है। 10% का नाम किसने दिया, बहुत आसान बताया, लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम, इजी है बच्चों। अब आता पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है। बच्चों एक बार बताओ, पर्यावरण असंतुलन में एक तो सबसे पहली बात है, किसी व्यक्ति को जब पता ही नहीं है पेड़ काटने से क्या होता है। अब देखिए ऑक्सीजन की कमी हुई, अगर स्वच्छ वातावरण होता, समझे, इस कोरोना वायरस काल में स्वच्छ वातावरण होता, प्रदूषण नहीं होता, तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी होती भी नहीं, ठीक है। गांव के लोगों ने स्वच्छ हवा ली, या जो सुबह सुबह योगा करता है, प्राणायाम करता है, उनको समस्या नहीं हुई ऑक्सीजन की।
लेकिन अगर मान लिया कोई व्यक्ति अनजान है कि पेड़ पौधों से भी कोई फायदा है, उसको लगता है पेड़ पौधों काटने से तो हमारा काम हो जाए, वो कोई कुछ दूसरा काम होना हो, लेकिन उसको ये नहीं पता है कहीं ना कहीं प्रकृति इसका बदला किसी न किसी रूप में लेगी। तो आपको अंदर पर्यावरण के लिए एक ज्ञान होना जरूरी है, चेतना होना क्या है बच्चों जरूरी है। पर्यावरण का ज्ञान होगा तभी जाके तभी जाके आप पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे, पर्यावरण फिर आपको सुरक्षित रखेगा। भौतिकवादी सोच, अरे भौतिकवादी सोच ही है बच्चों जैसी मैं ही हूं। अब मैं जैसे कंप्यूटर अपने पीसी पे पढ़ा रहा हूँ, अपने अपने पीसी पे पढ़ा रहा हूँ बच्चों में अपने, तो ये क्या भौतिकवाद तो है, मशीनों का उपयोग। यानी कि ये आज की तारीख में कि भाई भौतिकवादी मशीन होनी चाहिए, घर में एसी होनी चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, ये भौतिकवादी सोच। ऐसी भौतिकवादी सोच हुई तो इनका निर्माण तो कहीं ना कहीं होगा, इनके कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी, और जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी वहां फैक्ट्री होगी, और जहां फैक्ट्री होगी वहां वनों का विनाश किया गया होगा, वहां वनों का विनाश किया होगा। उस फैक्ट्री को बनाने के लिए कहीं से मिट्टी खोद के आई होगी। तो एक तो ये भी है बच्चों, यानी कि क्या भौतिकवादी सोच लोगों की बढ़ती आ रही है। भोगवादी प्रवृत्ति, भोगवादी प्रकृति वाला आदमी का लग्जरी बनना है बहुत ज्यादा, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा वो स्टोर रखा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्राप्त करने के लिए वो समझे लगातार प्रयासरत है। तो देखा जाए तो असंतुलन का कारण जो है बच्चों क्या है, वो ये तीनों है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, इनमें सभी जो है इसका आंसर हो गया। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, मैंने बताया था बच्चों पिछले खास श्रृंखला में। ये क्या है, ये कोई पेड़ है, ये कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, ये कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्सरी कंज्यूमर है। इसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है, इसके पास 10% जाएगी, इसके पास फिर इसका 10%, इसके पास फिर 10%। तो एक सीधी लाइन प्राप्त हुई, एक सीधी लाइन, ये क्या हो गया, एक दिवसीय हो गया। इसका आंसर ऊर्जा। लेकिन लेकिन ध्यान रखें वो खाद्य श्रृंखला की बात कर रहा है। अगर यही खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल आ जाता है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फूड चेन बोलते हैं, लेकिन फूड वेव माने होता है जाल, फूड वेव आ जाता है, तो इसका आंसर क्या होता, बहुदेशीय। क्यों होता है ये मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा। मैं आपको ये याद आ गया, ये सब ये पिरामिड में था, ये रह गया मुझे, तो याद आया मुझे। तो बाकी जितने लेक्चर हैं मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर मैंने डाले हैं। दो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उसको जाकर लेक्चर देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया है, समझाया, मैं घोट घोट कर समझाया है, उसको आप पढ़िए, सारे एग्जाम होते चले आएंगे। इसके अंदर एक दो क्वेश्चन याद है मुझे कि जो मैं पिरामिड नहीं कराया तो इतनी समस्या आ रही होगी आपको, और लेकिन पिरामिड तो बहुत हलवा है, बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, ठीक है। तो आइए इसके बाद जो है चैप्टर और करते हैं। अब नहीं ये इतने क्वेश्चन है, तो आप जो है इसको करिए, समझिए और बार बार। और अगर दोबारा कभी एग्जाम टाइम में देखें ना बच्चों, तो इतनी इसको जल्दी जल्दी देखना है, इसकी स्किप कर करके देखना है इसको, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, ये नहीं कि पूरा ही देखूं, ठीक है। तो इसको जब इस सारे लेक्चर जैसी प्लेलिस्ट बन जाएगी मेरी, तो एग्जाम टाइम में मैं कम से कम 2-2.5 क्वेश्चन कराऊंगा पर्यावरण के। तो सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखना है, फॉरवर्ड उसमें देखना है ना, 2-10 सेकंड की वीडियो निकाल कर तब देखना, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए फिलहाल इसका इतना पढ़िए, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोस्तों को बताइए, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा इसके अंदर, है ना। और बाकी सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, बायोलॉजी भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है बच्चों। और आज 1-2 दिन से हम क्या इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कराएंगे, वो यूपीएसआई के लिए, पेट के लिए, और उसमें चाहे तो सुपर टेट वाले बच्चे, टेट वाले बच्चे भी देख सकते हैं। टेट में थोड़ा सा कम आता है, उसमें मैं डीपली पढ़ाऊंगा थोड़ा सा ज्यादा, तो है ना, देख लेना अपने हिसाब से। लेकिन सुपर टेट वाले बच्चे सब देखना, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। तो ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी कमी हो बताइए। पहली वीडियो थी हमारी ये सॉफ्टवेयर पर, इसके बाद इसका हम प्रयास करेंगे और अच्छा करने का, ठीक।